नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। खबरों के पीछे में रोज रात 9 बजे हम कोशिश करते हैं कि आपको एक कहानी सुनाएं, जो कहानी होती है अंडरवर्ल्ड की, और यह कहानी होती है कई अनकही कहानियों में से एक। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी हम कहानी सुना रहे हैं एपिसोड नंबर 412 से, और आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 414 है, 414। तो हमने कहानी सुनानी शुरू की है। आज अंतिम कहानी है सुरेश सहनी की, 1985 से 1989 के सबसे बड़े गैंगस्टर की, जिसने बिहार को बहुत ही भयभीत किया था, समस्तीपुर का रहने वाला। तो देखिए, आज हम यह बताएंगे कि यह बड़ा गैंगस्टर, यह खतरनाक अपराधी सुरेश सहनी आखिरकार मारा कैसे गया, इसकी मौत कैसे आई, और फिर जब पुलिस ने निशाने पर लिया तो शरीर के भीतर 11 गोलियां, लाश सड़क पर। तो देखिए, सुरेश सहनी जैसा हमने बताया कि समस्तीपुर का रहने वाला था, और जब इसने 29 जुलाई 1989 को पूसा ब्लॉक में पूसा प्रखंड प्रमुख राजदेव राय को मारा, फिर 2 पुलिस वालों को मारा, आगे एक दवा व्यापारी को मारा, तो यह पुलिस के सीधे निशाने पर आ गया था। देखिए, इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन राजदेव राय की हत्या तो कर दी थी, लेकिन मौत अब इसका भी पीछा करने लगी थी। देखिए, सुरेश सहनी का यह भी मानना था कि वह राजदेव राय के कारण ही अपराधी बना। जैसा हम कहते हैं, खबरों के पीछे की शुरुआत ही हमने यह बताने के लिए की थी कि अपराधी हमेशा जब अपराध में डूबते हैं तो उन्हें पता नहीं क्यों इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनकी उम्र भी बहुत लंबी नहीं है। सुरेश सहनी को जब पुलिस ने ठोका, पुलिस ने खत्म किया, तो उसकी उम्र मात्र 25 साल थी। मतलब 21 साल में यह अपराधी बना और 25 साल में खत्म हो गया। तो देखिए, यह नसीहत लेने की बात है आज के युवा तुर्क को, जो कभी कभी रास्ता भटकते हैं। तो अब हम सुरेश सहनी की मुठभेड़ की कहानी आपको बताएं। तो देखिए, राजदेव राय की हत्या के बाद इसने अपने को ऐसा समझ लिया कि अब हमारा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। मेरा खौफ तो अब समस्तीपुर में क्या, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में भी सर पर चढ़कर नाच रहा है। और सुरेश सहनी ने अपने गिरोह का विस्तार कर लिया था। इस गिरोह से अब कई नए गिरोह भी पैदा हुए थे। तो सुरेश सहनी उम्र 25 साल, राजदेव राय की हत्या के बाद अपने को बाप समझने लगा, और वह लगातार, या यूं कहें कि रोज वारदात को अंजाम दे रहा था। देखिए, जब यह मारा गया तब इसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम था। मैं 1989 की डायरी लिखता हूं, तब बिहार सरकार ने बिहार के 2 ही अपराधियों पर 50,000 रुपए की बड़ी इनाम राशि घोषित कर रखी थी। इससे बड़ी इनाम राशि और किसी के नाम नहीं घोषित थी। तो 50,000 सुरेश सहनी के लिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, और दूसरा 50,000 पश्चिम चंपारण के कुख्यात डकैत वासुदेव के लिए। तो ये जो सुरेश सहनी इस तरीके से हत्याएं कर रहा, देखिए, जब यह मारा गया तब इसके नाम, इसके सिर 20 हत्याओं का जुर्म था। 100 से अधिक रोड रेज, मतलब सड़क डकैतियों का जुर्म था, और 30 डकैतियां जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में या बैंकों में की गई थी। 7 सितंबर 1989, मतलब 1989 मुठभेड़ की तारीख। इसके ठीक 3 दिन पहले यह क्या कर रहा था, इसको समझिए, या 4 दिन पहले। 3 सितंबर को इसने महुआ के पास बैंक डकैती को अंजाम दिया। इसने 2 सितंबर को मनियारपुर में बड़ी वारदात की। 6 सितंबर को, मतलब मुठभेड़ के 1 दिन पहले, इसने ताजपुर से एक पेट्रोल पंप के मालिक के बेटे शेखर का अपहरण कर लिया, और यह अपहरण ही इसके लिए काल बन गया। अपहरण के तुरंत बाद इसने फिरौती मांगी। फिरौती कहां पहुंचाना है यह बताया। देखिए, सुरेश सहनी अब खौफ का इतना बड़ा नाम हो गया था कि इसके पीछे न सिर्फ समस्तीपुर पुलिस लगी थी, बल्कि पटना से भी विशेष टीम को भेजा गया था। सीआईडी को लगाया गया था और वे
जहां जहां सुरेश सहनी के संभावित ठिकाने हो सकते थे वहां इसका सुराग पाने का प्रयास कर रही थी। दिक्कत सबसे बड़ी यह थी कि सुरेश सहनी की कोई तस्वीर नहीं थी। सुरेश सहनी की तस्वीर न होने की वजह से कई ऐसे मौके भी आए और दावा भी यह किया गया कि वह पहचान के अभाव में जहां रेड हुई वहां से भाग निकला, क्योंकि वह बिल्कुल नाटे कट का इतना बड़ा अपराधी था, रंग सांवला, और देखने से कोई कह ही नहीं सकता था कि यह सुरेश सहनी है। तो जब इसने 6 सितंबर को ताजपुर पंप के मालिक के बेटे शेखर का अपहरण किया और इसने अपने गुर्गे छोड़े, तो इसको भरोसा था कि इस अपहरण में मुझे बहुत बड़ी राशि मिलेगी। तब मोबाइल की नेटवर्किंग नहीं थी, फोन का जमाना बहुत नहीं था, चिट्ठियों से ही इस सुरेश सहनी का खौफ चलता था। यह सच था कि जिसके पास इसकी चिट्ठी पहुंच जाती थी वह इसके आदेश को तामील करता था, और सुरेश सहनी के नाम पर तो अब समस्तीपुर में और भी कई गिरोह चिट्ठियां लिखकर उगाही में लग गए थे। जब राज्य पुलिस मुख्यालय से सुरेश सहनी पर निगरानी की जाने लगी, इसका पता किया जाने लगा, तो यह भी महसूस किया गया कि समस्तीपुर में कुछ ऐसे पुलिस पदाधिकारी भी हैं या पुलिस महकमे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुरेश सहनी को पुलिस एक्शन की, पुलिस की एक्टिविटी की सूचना लीक कर देते हैं। इसलिए इस काम में मुजफ्फरपुर के एसपी रविंद्र कुमार सिंह से विशेष सहयोग मांगा गया और कहा गया कि आपको अलर्ट रहना है। बेगूसराय से भी कहा गया। बेगूसराय से जरूरत इस बात को लेकर थी क्योंकि यह बेगूसराय से भी अपहरण करने लगा था। तो देखिए 7 सितंबर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह कहानी तो हम आपको बता ही रहे हैं। जब यह मारा गया, शरीर में 11 गोलियां, तो कहने वाले यह भी कहे कि सुरेश सहनी इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। सुरेश सहनी को पुलिस ने पकड़कर मार दिया। आरोप लगे, पुलिस ने अपनी सफाई दी, लेकिन समस्तीपुर के लोगों ने निश्चिंतता की सांस ली थी कि एक आतंक का अंत हुआ था। जब मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने में इसकी लाश रखी गई थी, मारे गए सुरेश सहनी की, तब हजारों की संख्या में न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि समस्तीपुर से और बड़ी आबादी इसकी लाश को देखने थाने तक चली आई थी कि आखिर था कैसा ये सुरेश सहनी जिसने इतना रुलाया, जिसने इतना परेशान किया जिले को। तो देखिए अब जैसा हमने बताया कि 50,000 रुपए की इनाम राशि, और मुठभेड़ के दिन क्या हुआ। मुठभेड़ के दिन जो हुआ उस पर समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर पुलिस आपस में भिड़ भी गई। मुठभेड़ की वाहवाही लूटने को 2-2 प्राथमिकियां दर्ज कर ली गई। आपको हमने यह भी बताया कि 50,000 रुपए का इनाम था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब रिपोर्ट तैयार हुई तो कहा गया कि सुरेश सहनी को मारने वाले दस्ते में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर पुलिस के 34 प्राधिकारी और जवान थे। प्राधिकारी मतलब जूनियर प्राधिकारी। मुजफ्फरपुर के एसपी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि देखिए पुरस्कार की राशि कोई सीनियर ऑफिसर नहीं लेगा, लेकिन यदि 34 पुलिस प्राधिकारी थे, इनाम की राशि 50,000 रुपए थी, तो इसका भाग करेंगे तो प्रत्येक पुलिस वाले को जो भी सुरेश सहनी को मारने में शामिल थे उन्हें 1500 रुपए मिले होंगे। और जब सुरेश सहनी मार दिया गया उसके बाद यह कहा गया कि अब भी इसका गिरोह बचा है, तो ऐलान यह हुआ कि जो बचे हुए गिरोह के बारे में जानकारी देगा उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए मुठभेड़ के दिन की कहानी यह है कि समस्तीपुर पुलिस का दावा यह है कि जब इसने अपहरण किया 6 सितंबर को, फिरौती की राशि वसूलने की कोशिश में यह ताजपुर में पहुंचने वाला था। पुलिस को इस बात की भनक लग चुकी थी कि अभी ये किस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। मुठभेड़ के दिन और अपहरण के दिन इसने एक ही गाड़ी का इस्तेमाल किया, यह इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मुठभेड़ के दिन ही इस बात की पहचान हो गई कि यह एक मारुति कार का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नंबर है
BIM 75 बाद में यह कहा गया कि यह मारुति कार लूटी हुई थी। तो यह तो जानकारी मिली कि सुरेश सहनी अभी किस गाड़ी से चल रहा है। इसलिए जब गाड़ी की पहचान हुई तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय सभी को अलर्ट कर दिया गया। आदमी घर के भीतर छुप सकता है, लेकिन गाड़ी को आप बहुत छुपा नहीं सकते। तो मुठभेड़ की जो कहानी बताई गई कि दिन के 2 बजे 7 सितंबर को यह गाड़ी ताजपुर में ट्रेस कर ली गई। इस गाड़ी में सुरेश सहनी के साथ एक और व्यक्ति था, लेकिन जैसा हमने बताया कि कंफ्यूजन हमेशा रहता, क्योंकि सुरेश सहनी की तस्वीर नहीं थी और ठीक से पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। वह जमाना यह भी नहीं था कि आप स्केच तैयार कर लेते, स्केच की परिकल्पना ही नहीं की गई थी। जो परिवार वालों से पूछताछ हुई थी, जो घर वालों से जानकारी मिली थी, उससे ही सुरेश सहनी के होने का एक संकेत मिलता था। तो यह गाड़ी ट्रेस की गई ताजपुर में, और जब गाड़ी ट्रेस हुई दिन के 2 बजे ताजपुर में, तो पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। पीछा भी ना कहें, घेराबंदी करनी शुरू की। लेकिन यह सुरेश सहनी भी इतना चालाक, कहने वाले कहते हैं कि यह गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था। तो यह इतना चालाक निकला कि इसने रास्ते इधर उधर बदलना शुरू कर दिया। तो जो पीछा करने वाली पुलिस थी या जो अन्य दस्तों को लगाया गया था, वह इधर उधर में भटक गई। लेकिन इसकी दिशा यह बता रही थी कि यह मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। मुजफ्फरपुर के एसपी थे रविंद्र कुमार सिंह और डीएसपी थे बलदेव प्रसाद, जिनके नेतृत्व में सुरेश सहनी को मारा गया। तो समस्तीपुर में यह ओझल हो गया। पुलिस वाले इधर उधर भटकते रह गए। लेकिन मुजफ्फरपुर की पुलिस चूंकि अलर्ट मोड में थी, तो इसने 4 बजे शाम के करीब इस गाड़ी को नोटिस किया अहियापुर इलाके में, कि अहियापुर इलाके से यह गाड़ी मुजफ्फरपुर में प्रवेश कर गई है। तो जैसे ही सूचना मिली, देखिए अब इस पर भी कई कहानियां हैं कि पुलिस को सूचना मिल गई या पुलिस को अकस्मात मौका मिल गया जिसमें वह सुरेश सहनी को मुठभेड़ में मार दे। तो अहियापुर में एंट्री के बाद यह गाड़ी जो है MIT के पास एक दादर मोहल्ला है, वहां दाऊदपुर कोठी है। दाऊदपुर कोठी के पास आकर यह गाड़ी घिर गई। किससे घिरी, इसमें भी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि इस गाड़ी के आगे एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आ गया और बहुत तेज ब्रेक मारने के कारण संतुलन बिगड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि इस गाड़ी का पीछे का चक्का पंक्चर कर गया, इसलिए सुरेश सहनी भागने की बहुत स्थिति में नहीं था। और तब तक जो मुजफ्फरपुर पुलिस हाई अलर्ट थी, वह यहां तक पहुंच गई। डीएसपी बलदेव प्रसाद पहुंच गए, 3 सेक्शन फोर्स पहुंच गई। तो कहा यह जाता है, देखिए अब जो भी है पकड़कर मारा गया, गिरफ्तारी के बाद मारा गया, यह तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन पुलिस ने सुरेश सहनी के आतंक का अंत किया। तो पुलिस की थ्योरी यह है कि गोलियां चलनी शुरू हो गई। पुलिस का यह भी कहना है कि इस गाड़ी पर 2 और अपराधी सवार हैं, जबकि समस्तीपुर में पहले कहा गया था कि 1 और अपराधी सवार है। तो पुलिस ने दावा किया कि गाड़ी से गोलियां जब चली तो पुलिस ने भी अंधाधुंध फायरिंग की। अब कुल कितनी फायरिंग हुई इस पर भी बहस हुई। कहीं कहा गया 36 राउंड, कहीं कहा गया 43 राउंड। और इस गोलीबारी में पुलिस वाले को भी जख्मी दिखाया गया, और ये जख्मी पुलिस वाले थे त्रिवेणी प्रसाद सिंह और उमेश प्रसाद, दोनों मुजफ्फरपुर पुलिस के जवान। उधर समस्तीपुर के इंस्पेक्टर RN राय कह रहे थे कि हम दिन से ही इसका पीछा कर रहे थे। खैर जो भी हुआ, शाम 5:45 पर यह सुरेश सहनी उम्र 25 साल ढेर कर दिया गया। इसकी लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ तो शरीर के भीतर विभिन्न हिस्सों में, चूंकि
गोलियां कई तरफ से चलाई जा रही थी, कई पुलिस वाले चला रहे थे, 11 गोलियां मिली। तो देखिए सुरेश सहनी का अंत, इतना खौफनाक अंत। और इसके पास से एक सिक्सर मिला, रिवॉल्वर मिला, जो कहा गया कि इसने इसे भी कहीं से लूटा था। जो दूसरे अपराधी साथ में थे, जो बताए जा रहे थे, वो भाग निकले, लेकिन वो कौन थे इसकी पहचान अगले कई दिनों तक नहीं हुई। इसलिए इस बात पर सवाल उठाया जाता रहा कि सुरेश सहनी जैसा अपराधी क्या अकेले उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी का इस्तेमाल कल उसने अपहरण के लिए किया था, बगैर नंबर प्लेट बदले, नंबर प्लेट पर BIM 75 उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन आम लोगों को, आम जनता को इस आरोप प्रत्यारोप या सवालात से मतलब नहीं थे। उन्हें तो खुशी इस बात की थी कि सुरेश सहनी का अंत हुआ है, क्योंकि सुरेश सहनी का खौफ ऐसा हो गया था कि वह राह चलते किसको लूट लेगा, किस बैंक में डकैती डाल देगा, किसके घर चिट्ठी भेजकर, किसकी दुकान पर चिट्ठी भेजकर फिरौती की मांग कर लेगा, समझना पड़ी था। पूरा समस्तीपुर भय और खौफ में जी रहा था। देखिए यह भी कहानी कही गई कि सुरेश सहनी तो मारा गया, लेकिन उसके गिरोह के पास जितने आग्नेयास्त्र थे और जिन तरीके के हथियारों का इस्तेमाल उसने पूर्व की घटनाओं में किया था, राजदेव राय की हत्या जो पूसा ब्लॉक में की गई थी, वह बड़ी संख्या में गिरोह के साथ आया था। राइफल थे, स्टेनगन थे, स्टेनगन का इस्तेमाल भी किया गया था। तो ये हथियार कहाँ गए? देखिए जिस दिन यह मारा गया, मतलब सुरेश सहनी, उसी दिन दरभंगा में इसका एक और सहयोगी सुनील गिरफ्तार किया गया था। सुनील कैसे गिरफ्तार किया गया था? सुनील वहां के एक ट्रांसपोर्ट मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचा था। सुरेश सहनी की चिट्ठी थी जो ये कह रहा है वो दे दो, नहीं दोगे तो परिणाम समझो। तो यह गिरफ्तार किया गया था। तो सुरेश सहनी का खात्मा कर बिहार पुलिस ने, मुजफ्फरपुर पुलिस ने, समस्तीपुर पुलिस ने एक बड़े गैंगस्टर का अंत किया। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि सुरेश सहनी के मारे जाने के बाद सुरेश सहनी ने जिस प्रकार के अपराध को इजाद किया था, अपहरण के उद्योग को इजाद किया था, वह समस्तीपुर में बंद हो गया। सुरेश सहनी की फैक्ट्री से, सुरेश सहनी के अपराध की पाठशाला से इतने नए लड़के निकल चुके थे और तौर तरीके जान गए थे कि उनके कई गिरोह बन गए। वे अब अपहरण करने लगे और पुलिस के सामने यह परेशानी हुई कि पहले तो एक गिरोह से निपटना होता था और अब कई गिरोह से। कई सालों तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1992 में, 1992 में बिहार पुलिस के DIG IPS ऑफिसर सारंगधर प्रसाद सिन्हा के 3 रिश्तेदारों को समस्तीपुर में सुरेश सहनी के मारे जाने के बाद बचे हुए गिरोह से पैदा हुए नए गैंगस्टरों ने किडनैप कर लिया था। ये जो सारंगधर प्रसाद सिन्हा के रिश्तेदार थे, वे बलतुहारी में, या यूं कहें बेटी के लिए रिश्ता देखने समस्तीपुर गए हुए थे और वापस कार से लौट रहे थे। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि उन तीनों की लाश नहीं मिली थी। कहा यह गया, बताया यह गया, जब कई दिनों के बाद भी ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, अपहृतों की रिहाई नहीं हुई, कि ठीक सुरेश सहनी की तरह सुरेश सहनी के बचे हुए अपराधियों ने इन तीनों को अधिक दबाव पड़ने पर मार दिया था। फिर उनकी लाशें जमीन के भीतर गाड़ दी थी और लाश को गलाने के लिए ऊपर से यूरिया डाल दिया था। बेगूसराय के एक डॉक्टर के बेटे के अपहरण में भी बड़ा ही हंगामा मचा था। सिर्फ बेगूसराय में नहीं, मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक में, समस्तीपुर तो हिल ही गया था। तो मुजफ्फरपुर में सुरेश सहनी मारा गया, समस्तीपुर में अपहरण की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। यह अपहरण की फैक्ट्री लंबे समय तक चलती रही
और इस फैक्ट्री का अंत कैसे हुआ, देखिए समस्तीपुर के अपहरण उद्योग पर जब हम कहानी सुनाना प्रारंभ करेंगे तो यह बहुत लंबी कहानी होगी। तो आज सुरेश सहनी की कहानी को हम यहीं समेटते हैं। सुरेश सहनी खल्लास तो हो ही गया, आगे कोई और कहानी लेकर आएंगे। तो चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक बात और कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। मेल करते वक्त आप अपना नंबर भी लिख कर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आज इसी कहानी के साथ सुरेश सहनी की सीरीज को हम खत्म कर रहे हैं। आगे हम एक नई कहानी लेकर आएंगे, बिहार की कहानी होगी, इसलिए आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। आज दीजिए हमें इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।